तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटामॉर्फिज्म। और क्या चेंज होता है मेटामॉर्फिज्म में? आपने बोला कि मेटामॉर्फिज्म में ग्रेन साइज चेंज होता है, उसकी टेक्सचर चेंज होता है, उसकी मिनरलोजी चेंज होता है, उसकी बॉल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। और एक चीज़ है, वेदर मेटामॉर्फिज्म इज ए सॉलिड, whether metamorphism takes place in a solid state or liquid state. Solid state only. Yes, very good. It is mostly occur in a solid state. Liquid का इसमें ज़्यादा रोल नहीं रहता. Yes, there are dehydration reaction, there are influence of various phases, fluid phases, but mostly the metamorphism process occur in a solid state, very solid state. Yes, इसमें फ्लूइड का इंक्लूजन होता है, फ्लूइड का मतलब अफेक्ट रहता है, ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन से। तो प्रोजेक्शन से करने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि प्रोजेक्शन क्या है। जो केमोग्राफिक प्रोजेक्शन बात करते हैं हम लोग, तो इट इज़ बेसिकली ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ मेटामॉर्फिक मिनरल असेंबलेज। ठीक है, केमोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ मेटामॉर्फिक मिनरल असेंबलेज। मिनरल असेंबलेज क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि जो भी आपकी प्रोटोलिथ में रॉक्स होगा, ठीक है, वेदर प्रोटोलिथ इज ए बासाल्टिक रॉक, वेदर प्रोटोलिथ इज ए पेलिटिक रॉक, वेदर प्रोटोलिथ इज ए कैल्कारियस रॉक, डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रोटोलिथ कंपोजिशन योर मेटामॉर्फिक विल बी चेंजेस, मेटामॉर्फिज्म विल चेंज। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी ग्रानाइट में मेटामॉर्फिज्म होगा तो वो जो भी रॉक्स देगा, आपकी पेलाइट्स में जो भी रॉक्स है जैसे सेल या ग्रानाइट, दोनों मेटामॉर्फिज्म होंगे तो एक टाइप का रॉक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉल कंपोजिशन चेंज है, राइट। ग्रानाइट में कंपोजिशन अलग है, सेल्स में कंपोजिशन अलग है। सेल्स में मोस्टली फाइलाइट्स मिनरल, फाइलोसिलिकेट्स मिनरल यू विल फाइंड। ग्रानाइट्स में मोस्टली आपकी क्वार्ट्ज, फेल्सपर, जो फेल्सिक मिनरल यू विल फाइंड। तो अकॉर्डिंग टू दैट योर मेटामॉर्फिज्म या मेटामॉर्फिक रॉक विल चेंज। तो इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं पहले हम लोग केमोग्राफिक प्रोजेक्शन 2D है, 3D है, मतलब कभी कभी उसका 2 कंपोनेंट सिस्टम, 3 कंपोनेंट सिस्टम इस तरह से रहता है, आज जैसे इग्नियस में रहता है। तो मैं सिंपली अगर 2D केमोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक एग्जांपल दूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा जैसे अल्बाइट और अनर्थाइड सिस्टम। ठीक है, जैसे अल्बाइट अनर्थाइड, इसमें क्या है, जैसे लास्ट क्लास में तुम लोग फेल्ड्सपर में पढ़े होंगे, राइट, कि ट्रायंगुलर डायग्राम में किस तरह से कंपोजिशन चेंज होता है फ्रॉम अल्बाइट टू अनर्थाइड। अल्बाइट इज 0% कैल्शियम, अनर्थाइड इज 100% कैल्शियम। ठीक है, अल्बाइट इज मोस्टली Na रिच, अनर्थाइड इज Ca रिच। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, 30-30 मतलब 30, फिर 60, 50 आई थिंक, देन 70, देन 90, इस तरह से चेंज है। अल्बाइट, then oleoclase, then andesine, then labradorite, then wittonite, anorthite. This is a simple 2D chemographic projection diagram. Similarly हम अगर 3D में बात करेंगे तो 3D में वही जैसे फेल्ड्सपर का लास्ट टाइम तुम लोग ये लास्ट क्लास में देखे होंगे, तो फेल्ड्सपर में किस तरह से यहाँ पे कोई भी फेल्ड्सपर का वेराइटीज नहीं मिलता है इन immiscibility gap. Orthoclase in one apex, in the second 2 apex you will find albite and then anorthite. तो यही 2D डायग्राम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। ओलियोक्लेज, एंडेसाइन, लैब्राडोराइट, विटोनाइट, देन अनर्थाइट, ऊपर में उस तरह से सैनिडीन, माइक्रोक्लीन, दिस इज ए सिंपल 3D केमोग्राफिक प्रोजेक्शन डायग्राम। लेकिन मेटामॉर्फिक में हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ केमोग्राफिक डायग्राम यूज़ करते हैं। जिस तरह से मैं एक थोड़ा सा अगर एग्जांपल दूं, लेट्स से डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ सेपरेट क्लास आई थिंक, बट ठीक है, थोड़ा सा देख लो। लेट्स से दिस इज एक्स कंपोजिशन, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अगर मैं इसका एक्स एंड जेड फेस का अगर बीच में कहीं पॉइंट लूँ तो उसका कंपोजिशन क्या होगा? उसका कंपोजिशन क्या होगा इन ट्रायंगुलर डायग्राम?
पहली बात कि यहाँ पे भी अपेक्स है, आपको पता होगा एक्स में यहाँ पे 100% एक्स है, यहाँ पे जेड में 100% इज जेड, वट एवर इट इज़ अल्बाइट अनऑर्थाइड समथिंग एल्स, बट मैं एक्स वाई जेड का एक रेफरेंस ले रहा हूँ। वाई में उस तरह से 100% वाई है, राइट, इन द वाई पॉइंट। as you move from y to xz plane, your y percentage is decreasing or increasing? पहले ये बात, अगर मैं y से इस तरह से मूव कर रहा हूँ परपेंडिकुलरली, then your y percentage is decreasing or increasing? Here y is 100%, Decreasing. obviously it is decreasing. अगर मैं इस xz प्लेन में बोलूँ, xz लाइन में, your y percent will be Decreasing. Zero. Decreasing. yes decreasing, but what is the value? It is 0, 50, 20, Zero. it is 0. Similarly in the xy plane, your z will be 0. Similarly in the yz plane, your x will be 0, right? ठीक है, यहाँ पे x 100% है, यहाँ पे x 0 है, दैट मीन्स अगर मैं इस तरह से और एक लाइन ये ड्रॉ करूँ, फिर इस तरह से ड्रॉ करूँ, इस तरह से ड्रॉ करूँ, इस तरह से ड्रॉ करूँ, तो ये होगा 20%, देन 40%, देन 60%, देन 80%, देन 100 ड्रॉ किया, जो भी है, बट ये इस तरह से इंक्रीज होगा, राइट? एक्स परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, हियर एक्स इज 100%, हियर एक्स इज 0%, हियर एक्स परसेंट विल इंक्रीज, ठीक है? तो ये समझ में आ गया सबको? बहुत इजी है, ठीक है, इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, ऑपोजिट लाइन को देखना है उस तरह से। अगर मैं इस पॉइंट को मतलब थोड़ा सा नेमिंग करने की कोशिश करूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ दिस पॉइंट इज xz, because y is 0, so I can write Yes, sir. xz, x is 50%, z is 50%. Similarly I can write here yz, because x is 0, so I can write this point as a yz. Similarly this point I can write as a xy, xz, yz. What is that? XY. X. XY. Yes. Why? Because x is 50%, y is 50%. Similarly y 50% here, z 50%. This is very easy. Let's try the difficult one. What is the center of that point? What is this? XYZ. XYZ. Very good. XYZ. Let's divide this line as a 3 section. This is 1 section, this is 2 section, this is 1, this is 2, and this is 3. So what will be my this point? This point in term of xz, because y is 0, this point, this red color point, right? This is red color point. This is very close to x, but this is very far to z, right? This line for this point, this is very close to x, this is very far from z, and this point has this point has 0 y, तो y के टर्म में तो 0 होगा, लेकिन दिस इज वेरी क्लोज टू x, वेरी क्लोज टू z। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बोल सकते हैं। Sir, X80, Z20 and Z20. It is equally divided, this xz line is equally divided into 3 sections. So Z is 33, I think. Yes, z is 33 and x is 77. Yeah, 67. 63. Very good. So I can write this in term of mineralogy or chemical composition. I can write this point as x2z. Why x2z? Because this x has 2 moles. Let's say in term of moles we can write x has, मतलब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 mole of x plus 1 mole of z is equal to x2z, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको अगर नॉर्मलाइज करेंगे, ये नॉर्मलाइज देखना अच्छे से, नॉर्मलाइज करेंगे तो x 2 moles plus 1 moles in z is equal to total 3 moles,
ये है टोटल मोल। अगर मैं x का मोल फ्रैक्शन निकाल लूँ तो क्या होगा, x का मोल फ्रैक्शन दैट इज 2/3। सिमिलरली z का क्या होगा 1/3, राइट। तो इसको अगर 100 करूँगा, इसको अगर 100 करूँगा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 67%, दिस विल बी 33%, मीन्स इट इज 2/3 और इट इज 1/3। x 2/3 है तो इसीलिए हम लोग अगर लेवर प्रिंसिपल लगाएंगे तो x 2/3 है, तो ये लाइन, ये पूरी लाइन 2/3 है। सिमिलरली z के लिए, z यहाँ पे है तो z के लिए ये होगा कितना 1/3। टोटल 3 है, उसमें मतलब 2 पार्ट्स फ्रॉम द x साइड एंड 1 पार्ट फ्रॉम द z साइड। ठीक है, ये समझ में आया? थोड़ा सा मतलब ये है, समझ में आया कि किसी को कुछ डाउट है? वेरी यू, अरे तुम लोग ही बोले ना कि x 67% है, z 33% है, तो 67% क्या है 2/3 है, 2/3 इज अप्रोक्सीमेटली 66.6%, तो z 1/3 है 33%। उसको मैंने रेशियो के टर्म में मतलब लिखा हूँ और कुछ नहीं। आपने परसेंटेज के टर्म में बोला, मैंने रेशियो के परसेंटेज में। तो इस तरह से ये जो ब्लू पॉइंट है जस्ट मिडिल इन बिटवीन द एक्स वाई, इसका क्या होगा, whether it is 50, x to 50. z, y to z or something, XY। x, वेरी गुड, इसका भी y z हो। ठीक है, ये क्यों समझाया मैंने, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी SCF डायग्राम को समझने में। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोग थोड़ा सा करते हैं अभी। सबको समझ में आया ही है? तो खुद आपने जाके मतलब क्लास होने के बाद या तब भी आपको टाइम मिलेगा तो ये खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, बहुत इजी है, बस मोल्स इधर उधर है। लेट्स से वी हैव टू ड्रॉ x2 y z3, x2 y z3। मैंने अभी तक आपकी 3 टर्म यूज़ नहीं किया है, अभी तक जितना भी देखा कि 2 टर्म यूज। अगर इसको ड्रॉ करना है इन ट्रायंगुलर डायग्राम, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसका प्रोसीजर देखना बस। यहाँ पे 2 मल्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैंने तीनों को ऐड करना, क्या होगा 2 + 1 + 3, कितना हो गया 6। अभी x का क्या होगा, x इज 2/6 × 100। मैं 100 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज की टर्म में नहीं चाहिए। अगर परसेंटेज की टर्म में चाहिए होगा तो मुझे 100 करना, मुझे बस मोल्स की टर्म चाहिए। तो 2/6 इट इज़ कॉल्ड मोल प्रोपोर्शन या मोल फ्रैक्शन, जो भी बोल सकते हो। y इज इक्वल टू 1/6। मोल फ्रैक्शन क्या है, अगर मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो आप क्या कह उसको कैसे निकालते हो कि मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई मोल्स ऑफ टोटल, यही तो करते हो ना। किसी का मोल्स, अगर किसी का मोल्स निकालना है, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कब यूज करते हैं, जब डिफरेंट मोल्स डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उसका मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअली का निकालते हैं। तो इंडिविजुअली का मोल फ्रैक्शन किस तरह से निकालते हैं, जैसे मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोल्स, उस तरह से मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ कि मोल्स ऑफ एक्स क्या होगा 2, यहाँ पे 2 है तो 2 बाई टोटल मोल 6 है। उस तरह से y का मोल फ्रैक्शन क्या है, दैट इज़ 1, क्योंकि y का मोल्स 1 है, बाई टोटल 6 इंटू 100 करूँगा तो परसेंटेज आएगा। सिंपली अगर मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा तो 1/6। उस तरह से z का क्या होगा, खुद बोलो 3/6. 3/6। ओके, तो 1 इज 2/6, 1/6, 3/6। अगर z इसमें से सबसे इजी कौन सा है आपको, अगर किसका परसेंटेज आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि 2/6 का तो Z. z, वेरी गुड। z का क्या होगा Half. 1/2. 1/2, अप्रोक्सीमेटली 50%। तो अगर z का आपको पता है कि 50% है तो मैं ट्रायंगल अभी ड्रॉ कर सकता हूँ इजीली। अगर ये x है, ये y है, ये z है, z यहाँ पे 100 है इस पॉइंट में, दिस इज 100% z,
दिस इज x 100%, दिस इज y 100%। कहाँ पे? ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ठीक है, लाइन के नहीं, ये पॉइंट पे। तो z 50% कहाँ होगा? ये बीच में कहीं होगा, इस तरह से, राइट। यहाँ पे z, इस लाइन में z 0, यहाँ पे z 50, यहाँ पे z 100। तो आपको z का पता चल गया। अभी क्या करेंगे? आपको तो z पता चल गया, अभी x y में आपको फिर से रेशियो निकालना है। अगर x बाई वाई करूँगा मैं तो क्या होगा? 2/6 डिवाइड बाई 1/6, दैट इज 6 चला गया, 2:1, मतलब x is to y इक्वल टू 2:1। तो कि इसमें ज़्यादा कौन है? x है, मतलब योर पॉइंट इज वेरी क्लोज टू x और योर पॉइंट इज वेरी क्लोज टू y। ये रेशियो से ही बोलो आप। Raised to x. Close to y. वेरी क्लोज टू x, वेरी क्लोज। तो इसमें क्या करूँगा? अभी दोनों को देखो, ये 2:1 है, तो दोनों को मिला के मैं करूँगा 3। अगर मैं 3 इक्वल डिवीज़न कर लेता हूँ, उसमें 2 डिवीज़न चला जाएगा x के लिए, 1 डिवीज़न चला जाएगा y के लिए। तो मैं इसको 3 डिवीज़न करता हूँ, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे x है, तो x जनरली 2 यूनिट है, तो मेरा पॉइंट ये है, राइट। ये पॉइंट है कि नहीं बोलो? इस पॉइंट में x इज 2 पार्ट्स, y 1 पार्ट। गलत किया कि सही किया? बोलो। सबको पता चल गया ना? ये दिस पॉइंट इज माई फाइनल पॉइंट, ठीक है। यही है x y z 3। यहाँ पे जो मैंने किया लास्ट में, ये पता चल गया z इज 50%, तो z मैंने लाइन खींच दिया। देखो, पॉइंट निकालने के लिए ट्रायंगुलर डायग्राम में इधर आपको 3 ये करना है, मतलब 3 पॉइंट का इंटरसेक्शन करना है, या 2 भी पॉइंट इंटरसेक्शन कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा पॉइंट। तो मैंने एक लाइन तो निकाल दिया, दूसरा लाइन निकालना है। दूसरा लाइन का रेशियो क्या है? दैट इज x इज 2, y इज 1। तो x यहाँ पे है, यहाँ पे y है। x को लेवर रोल करूँगा तो जैसे, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो ये x ये y। तो x का इस तरह से होता है 2 डिवीज़न, y का इस तरह से होता है 2 डिवीज़न, 1 डिवीज़न। इस तरह से मैं ये पॉइंट निकाल देता हूँ, क्योंकि x इज अप्रोक्सीमेटली 2 भाग, मतलब 2 डिवीज़न। देखो, ये एक ये डिवीज़न है और दूसरा ये डिवीज़न है, तो दोनों डिवीज़न के बाद जो पॉइंट आ रहा है ये x है। y को देखो, y कहाँ है? यहाँ है। तो y का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। देखो, फ्रैक्शन में और जैसे बोल दो, ठीक है। x की बारे में बोलता हूँ मैं, x यहाँ पे इस लाइन में 0, x ये लाइन पे, y लाइन पे ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। मतलब इसे 0 बाई, हम लोग जो फ्रैक्शन निकाल लेते, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, दैट इज 1। तो x का वैल्यू यहाँ पे 1। उस तरह से y का देखूंगा तो मैं y का उल्ट, यहाँ ये यही होगा लेकिन उल्टे से होगा। क्या होगा y का? यहाँ पे 0/3, फिर 1/3, यहाँ पे 2/3, फिर 3/3, क्योंकि y यहाँ पे 1 है। तो ये पॉइंट को देखो, ये क्या आ रहा है? दिस इज 2/3x, x इज इक्वल टू 2/3। यही तो हम लोग यहाँ से निकाले थे, 2:1, 2/3 या 1/3। तो इस तरह से पॉइंट हम लोग मार्क करते हैं, राइट। यही सबसे डिफिकल्ट था, इससे और डिफिकल्ट कुछ नहीं है, राइट। समझ में आया कि और अच्छे से बोलूं? गाइस बोलो यार। Clear, sir. तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये नोट्स में भेज दूंगा।
ये है, इसीलिए आप मिल जाए। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है मैं दिखाता, क्योंकि मुझे एचसीएफ डायग्राम में मिनरल कॉम्पोजिशन प्लॉट, तो मिनरल का तो वेरियस, जैसे अगर सिंपली एक एग्जांपल दूं, तो डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaMg Si2O6, राइट। तो इसको मैं ऑक्साइड्स के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ CaO प्लस 1 मोल ऑफ CO प्लस 2 मोल ऑफ SiO2। अभी ऑक्सीजन को मतलब इक्वल करने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कि अब मैंने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सही लिया हूँ कि। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है, तो टोटल इज 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है, मैंने सही लिया है ये ऑक्साइड। तो 1 CaO 1 MgO 2 SiO2, राइट। ओके, ये SCF डायग्राम है। यहाँ पे A फॉर कुछ रहता है, जैसे A फॉर मैं लेता हूँ Al2, C फॉर लेता हूँ, लेट्स से एग्जांपल, इसका पैरामीटर अलग है, C फॉर लेता हूँ CaO, F फॉर लेता हूँ मैं Mg मिनरल, कुछ भी लेता हूँ मैं Mg, ठीक है। A फॉर Al2O3 CaO Mg। तो ये डाइऑक्साइड के फॉर्मूला में आपने देखा क्या, 1 मोल ऑफ CaO 1 मोल ऑफ MgO 2 मोल ऑफ SiO2। SiO2 को छोड़ो क्योंकि ये एचसीएफ डायग्राम में इसका कुछ काम नहीं है। तो इसमें 1 मोल ऑफ CaO है 1 मोल ऑफ MgO है, तो Ca बाई Mg रेशियो कितना है बोल, CaO बाई MgO रेशियो कितना है, whether it is 1:1 1:2 1:1. 1:2। दैट मीन्स अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करूँगा, नॉर्मलाइज से बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज करूँगा तो दोनों को ऐड करूँगा 2, फिर इंडिविजुअल का अगर मैं निकालूंगा, CaO का क्या है 1/2 इंटू 100, दैट इज 50%। सिमिलरली MgO इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू अगेन 50%। तो आपको पता चल गया कि CaO लाइन और MgO लाइन दोनों का बीच में कहीं है ये डाइऑक्साइड, क्योंकि 50-50% है, Al2O3 नहीं है यहाँ पे। इस तरह से सारे पॉइंट का ड्रॉ किया गया, सारे पॉइंट का। जैसे मैं ये सिलिमानाइट एंडालुसाइट ये कायनाइट का देखूंगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, KLSI207 I think. Al2SiO, Yes sir, sorry. Al2SiO5। यहाँ पे CaO का कुछ नहीं है या FeO MgO कुछ नहीं है, तो इसीलिए इस पॉइंट में सिलिमानाइट कायनाइट एंडालुसाइट सब कुछ यहीं पे ड्रॉ, ठीक है। इस तरह से ये ड्रॉ किया, इजी है, ये समझ में आया क्यों ड्रॉ हुआ है, क्योंकि मॉलिकुलर प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एचसीएफ डायग्राम में अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पोजिशन, वेदर कितना परसेंटेज Al2O3 है, कितना परसेंटेज CaO है, कितना परसेंटेज MgO है, या कितनी मोल्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिकुलर प्रोपोर्शन भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे 1/2 1/2 वही मॉलिकुलर प्रोपोर्शन है, 50% 50% इज परसेंटेज है। तो आप उसी हिसाब से ये ड्रॉ किया गया, ठीक है। स्टोरोलाइट कॉडराइट वेरी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, आपको ये याद रखना है, मोस्टली फार्मूला भी है, आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा इधर देखूं, जैसे कैल्साइट, कैल्साइट का पता है CaCO3, CaCO3, तो यहाँ पे CaO ही है, एक ही ऑक्साइड है जो कि 100%, क्योंकि बाकी 0 0 Al2O3 0 Al2O3 0 और FeO या MgO दोनों को मिला भी दूँ तब भी ये 0 होगा, तो CaO इज 100%। तो इसी पॉइंट में C पॉइंट में योर कैल्साइट इज ड्रॉ, ठीक है। तो उस तरह से और एक देखो, जैसे ग्रोसुलराइट, ग्रोसुलराइट क्या है, Garnet. गान,
तो मोस्टली इट इज़ सी ए एंड एल्यूमिनियम गन, राइट। इसमें FeMg कुछ नहीं है ग्रोस फ्लोराइड, सी ए एंड एल्यूमिनियम। फॉर्मूला पता है ग्रोस फ्लोराइड का किसी को? ग्रोस फ्लोराइड का फॉर्मूला है, मैं सर्च करो। Ca3Al2 SiO4 thrice. C3Al2 Ca3Al2 SiO4 thrice. गुड। तो इसमें अगर देखूंगा मैं तो 3CaO प्लस 2Al2O3 यह है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे Al2 है, मेरे फॉर्मूला में भी Al2 है, मैं 2 कर दूंगा यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, राइट। और 3SiO2। तो ऑक्सीजन को समय में हमेशा ये फॉर्मूला लिखने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, तो 3 × 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, टोटल कितना हुआ 3 3 6 6 6 12। ये 12 ऑक्सीजन है, 4 × 3, यस 12 ऑक्सीजन है, तो मेरा बैलेंस फॉर्मूला बैलेंस है। तो 3CaO प्लस 1Al2O3, तो 3:1 रेशियो, दोनों को मिला के क्या करूँगा 4। तो CaO का परसेंटेज क्या होगा, CaO का मोल फ्रैक्शन क्या होगा 3/4 × 100। उस तरह से Al2O3 का परसेंटेज क्या होगा 1/4 × 100। 4 क्यों कर रहा हूँ पता है कि नहीं, ये दोनों को मिला टोटल नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज क्यों करते हैं थोड़ा सा बता। लेट से आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि A मेरा 20% है, B मेरा 40% है, मुझे नहीं, A 20 है, B 40 है, मुझे बोलो कि A कितना परसेंटेज है टोटल का, B कितना परसेंटेज है टोटल का। क्या करते हो इसमें, दोनों मिला के आप 100% तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, 100% होता है। लेट से C अगर मैं दे देता आपको 4 to 6 40% दे देता, तब आप इजीली बोल देते हो कि A 20% है, B 40% है, एंड देन C इज 40%। अगर मैं C नहीं दे रहा तो मुझे बोलो A कितना परसेंटेज है टोटल। मेरा एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैस या मिक्सचर ऑफ रॉक, यहाँ पे A 20 है, B 40 यूनिट्स है, तो A 20 यूनिट्स, B 40 यूनिट्स। इस टाइम में क्या करोगे, इस टाइम में हमेशा निकालना टोटल, टोटल इज 60%, इज 60 यूनिट्स, टोटल इज 60 यूनिट्स। तब मतलब A पूछूंगा या B पूछूंगा तो तब निकाल सकते हो। जैसे A होगा 20 बाई टोटल इंटू 100, उस तरह से B होगा 40 बाई टोटल इंटू। अब ये देखना, इसको मैं मतलब सॉल्व करूंगा तो मुझे आ जाएगा कितना कितना परसेंट है। 33.33 and 66.6. 1/3 यस आ जाएगा मेरा, ये 2/3। B हो जाएगा मेरा 66% और A हो जाएगा 33%। अब ये नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। पहले में 100% नहीं हो रहा था, इस तरह से यहाँ पे भी करना है। आपको तो पता नहीं है दोनों 100% है कि नहीं,
तो इसीलिए आपको इस तरह से मोलिकुलर फ्रैक्शन में निकाल के या मोलिकुलर प्रोपोर्शन में निकाल के उसके बाद हम परसेंटेज निकालें। ओके, तो ये एक दो ड्रॉ कर दिया मैंने, फिर अभी चलते हैं। ये समझ में आ गया तो अभी बस वेरी इजी। ACF, अरे कर रहा हूँ। One of the first use of this type of diagram, this is developed by Escola। तो उन्होंने 3 पैरामीटर लिया, दैट इज कैपिटल A, C एंड F। ट्विटर में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे अलग है। वहाँ पे इसी को ही डायरेक्टली ACF ले रहे हैं, ठीक है। इसको कैपिटल A, कैपिटल C, कैपिटल F, बट यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मलाइज का और थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस दिया गया है। तो लेट्स से ACF पर A स्टैंड्स फॉर Al2O3, C फॉर CaO, FeO, MgO, इस तरह से लिया गया है। उस तरह से स्मॉल ACF इस तरह से Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O इस तरह से लिया गया। तो पहले ये हम लोग देखेंगे कि वाई दिस इज माइनस, Na2O, K2O ये सब क्यों माइनस किया गया। जनरली MSc में एक मतलब पता नहीं आप लोगों ने किया होगा कि नहीं, हम लोग जनरली CIPW नॉर्म कैलकुलेशन करते हैं कि नहीं। ट्रायंगुलर डायग्राम में प्रैक्टिकल में होता होगा कि ट्रायंगुलर डायग्राम में सारे ऑक्साइड्स आपको दिया होगा। Al2O3 मेजर 8 ऑक्साइड है, SiO2, Al2O3, ठीक है, Fe2O3, फिर CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2 ना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेजर ऑक्साइड आपको दिया जाता है। कहाँ से वो ये डाटा कहाँ से आता है, मोस्टली इंस्ट्रूमेंट से आता है, ठीक है। XRF, IPCMS, XRF मतलब एक्सरे फ्लोरोसेंस, ये IPCMS मतलब इंडक्टिव, ऐसा कुछ नाम है, कॉम्प्लिकेटेड नाम, इंडक्टिवली कपल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या है, आप किसी that is inductively coupled plasma mass spectrometer, ICP-MS। Sir, I think you are a PhD student। I am mass geology। ICP-MS, ओके। तो यहीं पे पहले ऑक्साइड्स का, आप किसी भी रॉक, किसी भी केमिकल एनालिसिस जब करते हो तो वहाँ से ऑक्साइड्स का वेट परसेंटेज आता है। फिर वेट परसेंटेज से आप क्या निकालते हो, मॉलिकुलर प्रोपोर्शन, मॉलिकुलर परसेंटेज। जिस तरह लेट्स से वहाँ पे Na2O 20 ग्राम, तो इसको क्या करते हो कि 20 ग्राम डिवाइड बाई Na2O का मॉलिकुलर मास क्या होगा, Na का क्या है 23 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। इस तरह से हम लोग निकालते हैं मॉलिकुलर मोल्स, हाउ मनी मोल्स ऑफ Na2O इज देयर, मोल्स निकालते हैं ना। जैसे किसी भी सब्जेक्ट का मतलब किसी भी एलिमेंट का मोल्स कैसे निकाल, गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास। तो ये गिवन मास है 20 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास, तो इसमें आ जाएगा कितना मोल्स। फिर मोल्स को हम लोग टोटल ऐड करेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज मॉलिकुलर प्रोपोर्शन। तो वो डाटा हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो मॉलिकुलर प्रोपोर्शन निकालने के बाद फिर आता है सब कुछ, ये कहानी क्या आता है, A स्टैंड्स फॉर Al2O3 प्लस Fe2O3 माइनस Na2O प्लस K। ये क्या है, आप Al2O3 का मॉलिकुलर प्रोपोर्शन ऐड करेंगे, Fe2O3 का मॉलिकुलर प्रोपोर्शन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद Na2O K2O को माइनस करेंगे। तो ये इतना बड़ा डाटा क्यों आया कि जनरली हम लोग उसी का कैलकुलेशन करते हैं जो हमारी ज़रूरत है, ठीक है। जो ज़रूरत नहीं है हम लोग यूज नहीं करते। देखो यहाँ पे इतनी ऑक्साइड से 8 ऑक्साइड, कितना नंबर ऑफ ऑक्साइड, 8 नंबर ऑफ ऑक्साइड। तो अब आप 8 नंबर ऑफ ऑक्साइड्स को ड्रॉ करने लगोगे तो ये डायग्राम 8D होगा, 3D से लेके 8D हो जाएगा, राइट। ये सारे पॉइंट में ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा 8D मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जनरली ये साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ ऑक्साइड्स जो वेरी सिमिलर टू वन अनदर, या जो भी बिहेव करते हैं लाइक वन अनदर, उनको ऐड किया। जैसे MgO, FeO,
MnO, ये 3 ऑक्साइड मोस्टली फेरोमैग्नीशियम ऑक्साइड्स है. दे बिहेव्स लाइक वेरी सिमिलर टू वन अनदर. दोनों का अगर वैलेंसी देखोगे तो +2 +2 +2. तो इसीलिए ये तीनों को एक साथ ऐड किया टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फैक्टर. यहाँ पे जो 8 नंबर ऑफ ऑक्साइड्स था उसको किसी भी हाउ हम लोग को 3 में कन्वर्ट करना है, 3 कंपोनेंट सिस्टम में लाना है, तब जाके ये SCF डायग्राम हम लोग इजीली प्लॉट कर पाएंगे. ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए उन्होंने किया क्या, F में FeO, MgO, MnO को तीनों को ऐड किया, क्योंकि तीनों वेरी मतलब उनकी बिहेवियर वेरी क्लोज टू वन अनदर है. उस तरह से A में Al2O3 में उनका बिहेवियर Fe2O3 के साथ सेम है. ये Fe का भी +3 है, एल्यूमिनियम का भी +3 है, दोनों ऑक्साइड सेम है. ठीक है, दोनों का रेशियो भी 2:3 है. एल्यूमिनियम 2 मोल्स, ऑक्सीजन 3 मोल्स. यहाँ पे सिमिलरली आयरन का भी 2 मोल्स, ऑक्सीजन का भी 3 मोल्स. लेकिन यहाँ पे Na2O एंड K2O क्यों माइनस हुआ है? सिंपली बिकॉज ऑफ हम लोग को वही एल्यूमिनियम Al2O3 ऑक्साइड चाहिए जो अल्बाइड या फेल्सपर बनने के बाद जो एल्यूमिनियम बचा है उसकी कैलकुलेशन में हम लोग को यूज़ करना है, उसको हम लोग को कैलकुलेशन में यूज़ करना है. मतलब ये थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ. However, the value of A we want is the value of excess of Al2O3 left after allotting Na2O, K2O to form alkali feldspar. जनरली जो भी हम लोग ऑक्साइड यूज़ करते हैं, मतलब जो भी ऑक्साइड हम डाटा निकालते हैं, जनरली सबकी वो निकालते हैं. जब वहाँ पे फेल्सपर है, क्वार्ज है, सबका वो नॉर्म कैलकुलेशन, मतलब दिस इज ए थियोरेटिकल कैलकुलेशन, वो एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है. मोड इज एक्चुअली मोस्ट actual chemical calculation, but norm is not a actual, it is a very theoretical. तो उसमें हम लोग को वही एल्यूमिनियम Al2O3 ऑक्साइड चाहिए जो फेल्सपर बनने के बाद है, वो हमारे कैलकुलेशन में चाहिए, क्योंकि फेल्सपर इज अ वेरी कॉमन मिनरल इन मेटामॉर्फिज्म, अल्कली फेल्सपर. सिमिलरली CO में ये P2O5 क्यों -3.33 P2O5 क्यों माइनस हुआ है? Because we want the excess of CaO after allotting P2O5 to form apatite. तो apatite पहले बनता है. जब भी CaO ऑक्साइड होगा ना, पहले apatite बने. वो चाहेगा कि मैं कैसे फॉर्म हूँ, बाकी जाओ, बाकी पहले मतलब बाद में बनोगे, मैं पहले बनूंगा, यही मतलब पहले apatite बनता है, फिर जाके CaO के बाद कैल्साइड बनता है या दूसरे CaO का ऑक्साइड जो मिनरल है वो बनता है. सिमिलरली जब भी Na2O K2O आएगा सिस्टम में ना, वो पहले चाहेगा कि अल्कली फेल्सपर मैं कैसे बनूं, फिर जाके वो दूसरे मॉस्कोबाइट, बायोटाइट ये सब बनेगा. तो इस तरह से तो हम लोग को वो कॉमन एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कॉमन CO ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं चाहिए. हम लोग को जो एक्सेस है, जो बच गया है, उसको हम लोग को कैलकुलेशन में ले. तो ये 1 इज, तो देखते हैं अल्बाइड बना के या फेल्सपर बना के. जैसे Na2O फॉर अल्बाइड के लिए हुआ है. अल्बाइड क्या फॉर्मूला क्या है? NaAlSi3O8, राइट. तो इसमें इसको ऑक्साइड के टर्म में लिखूंगा तो दैट इज 1 मोल ऑफ NaO प्लस हाफ मोल ऑफ Na, हाफ मोल ऑफ Na2O प्लस हाफ मोल ऑफ Al2O3. ठीक है, ये 2 कट के 1 मोल ऑफ Na रहेगा, ये 2 कट के फिर से 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रहेगा. तो इसका Na2O टू Al2O3 रेशियो क्या है? 1:1. तो इसीलिए 1 मोल ऑफ Na2O माइनस हुआ है फ्रॉम Al2, ताकि समझ लो कि ये जो Na2O है ये अल्बाइड बनने में चला गया. सिमिलरली ये जो K2O है, उस तरह से KAlSi3O8, इसका भी रेशियो निकालोगे तो क्या होगा? हाफ मोल ऑफ K2O प्लस हाफ मोल ऑफ Al2O3, राइट. इसका भी K2O टू Al2O रेशियो क्या होगा? 1:1. तो ये भी 1 मोल ऑफ K2O क्या बनने में चला गया? ऑर्थोक्लेव.
ये दोनों बनने में यहीं से चला गया, मतलब 1 mole of equivalent 1 mole of Na2O is allotting to Al2O3 to form albite. सिमिलरली CaO में देखोगे तो P2O5 क्यों चला जा रहा है, एपेटाइट बन। एपेटाइट का फॉर्मूला क्या है, एपेटाइट का फॉर्मूला, मुझे ये स्लाइड थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए नहीं, CA5PO4 होल 3, दिस इज एपेटाइट फॉर्मूला, राइट। एपेटाइट इज अ फॉस्फेट, तो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 5CaO प्लस P2O5 ऑक्साइड है, तो कितना है, P3 है बाई 2 है, 3/2, दिस इज 3/2 मोल्स, दिस इज 5 मोल। तो मैं अभी CaO टू P2O5 का रेशियो निकालूंगा, दैट इज 5 डिवाइड बाई 3/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10/3, 10/3 का क्या होगा 3.33, यही पैरामीटर यूज हुआ, मीन्स इतनी इक्विवेलेंट ऑफ 3.33 इक्विवेलेंट ऑफ P2O5 इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एपेटाइट, CaO के साथ मिलके वो एपेटाइट बना है। तो इसीलिए ये जो पैरामीटर है ये एपेटाइट के लिए माइनस हो रहा है, ये दोनों जो पैरामीटर है ये ऑर्थोक्लेज और अल्बाइट के लिए माइनस हो रहा है। एफ में तो पता है सिंपली FeO MgO MnO को हम लोग ऐड करते हैं, तो एक्चुअली इस तरह से ये रिड्यूस किए हैं जो साइंटिस्ट एस्कोला, उन्होंने ये इस तरह से इसको 8 कंपोनेंट सिस्टम से 3 कंपोनेंट सिस्टम में लाए, तभी जाके ये प्लॉटिंग हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं ये स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल ए, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं। लेट्स से डाइऑक्साइड, वही डाइऑक्साइड लेते हैं, वेरी सिंपल, डाइऑक्साइड को बनाते हैं, ए पैरामीटर क्या है उसका, सी पैरामीटर क्या है, एफ पैरामीटर क्या है, उसको बनाते हैं डाइऑक्साइड का। डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, बोलो कोई गाइस। CaMgSi4O6. Si2O6, okay, this is 1:3 रेशियो, पायरोक्सिन, सिलिकेट स्ट्रक्चर में पायरोक्सिन, पायरोक्सिन इज ए व्हाट टाइप ऑफ सिलिकेट, सीड सिलिकेट, साइक्लोसिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट, नेसोसिलिकेट, Single chain cyclos. जो very good, this is a single pyroxene, whether it is a OPX or CPX, dioxide, orthopyroxene or clinopyroxene, clinopyroxene, okay। तो इसको मैं अगर ऑक्साइड के टर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, CaO 1 मोल ऑफ CaO प्लस 1 मोल ऑफ, मुझे ऑक्साइड में क्यों लिखना है, मुझे पैरामीटर देखना है। HCF का पैरामीटर क्या है, ACF, ए का पैरामीटर क्या है Al2O3 प्लस Fe2O3 माइनस Na2O प्लस K2O, यह माइनस है, क्यों, ये दोनों फेल्सपर के लिए माइनस हो रहा है और ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, मतलब Fe+3 कैन इजीली सब्स्टिट्यूट एल्यूमिनियम +3। C फॉर क्या है, CaO माइनस 3.33 P2O5। F में क्या है, F में FeO प्लस MgO प्लस MnO, मुझे बहुत मोल निकालना है, तो ये कितना मोल ऑफ Ca है यहाँ पे, CaO 1 मोल ऑफ Ca प्लस कितना मोल ऑफ MgO है 1 मोल ऑफ, प्लस कितना मोल ऑफ SiO2 है, कितना भी हो 2 SiO2, तो ये तो कैलकुलेशन में नहीं है क्योंकि मेरे पैरामीटर में SiO2 नहीं है। तो CaO, A क्या है पहले बताओ, A क्या है इस मतलब फॉर डाइऑक्साइड, फॉर डाइऑक्साइड A क्या है, Al2O3 परसेंटेज क्या है, या Fe2O3 या Na2O कुछ भी है यहाँ पे, Al2O3 फॉर डाइऑक्साइड दैट इज 0, Fe2O3 फॉर डाइऑक्साइड 0, Na2O 0, K2O 0,
सब कुछ जीरो है, ए पैरामीटर ही जीरो है, राइट। देन सी है 1 फॉर एफ 0. 1 more. M yes 1 मोल ना, दिस इज 1 मोल। MgO. एफईओ 0 है, एमजीओ 1 है, एमएनओ भी 0 है, तो तीनों को मिलाऊंगा तो दैट इज 1। तो अभी तीनों को ऐड करूंगा मैं, जिस तरह से नॉर्मलाइज करता था मैं, ए सी एफ, ये स्मॉल है, तीनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दैट इज 2। तो बिग ए दैट इज ए बाई टोटल इंटू 100, बिग सी दैट इज स्मॉल सी बाई टोटल इंटू 100, बिग एफ दैट इज स्मॉल एफ बाई टोटल इंटू 100। इसको करूँगा तो ए बाई टोटल, ए क्या है 0 बाई टोटल, टोटल 2 है, 200 तो 0 ही होगा, राइट। सी क्या है, सी इज 1 बाई टोटल 2 इंटू 100। एफ क्या होगा, एफ 1 है, 1 बाई 2 इंटू 100, ये 50-50%। तो इसीलिए यहाँ पे ए 0 है, तो ये लाइन, इस लाइन पे ए 0 है क्योंकि ये तो यहाँ पे है। सी 50%, एफ 50%, तो बीच में कहीं डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट प्लॉट किया, हमेशा याद रख। याद करने के बाद थोड़ा सा ट्रिक ये है, जैसे डाइऑक्साइड में आपको पता है कि CaMg पायरोक्साइड, तो CaMg में CaMg है तो बीच में कहीं CaMg में आएगा। ग्रोसुलराइट, इट इज ए गार्नेट ऑफ एल्यूमिनियम और कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम का पायरोक्साइड। तो इसको अब कितना कितना रेशियो में है आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि Ca3Al क्या था वो, ग्रोसुलराइट का फॉर्मूला क्या था, Ca3Al। Ca3Al2 SiO4 thrice. तो इसमें क्या है 3CaO प्लस हाफ Al2O3, वन होगा तब जाके ये Al2 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है 3/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया आपका 75%, ये आ जा रहा है 25%। ठीक है, मतलब C 75%, A 25%। तो ये अगर मैं 4 लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगा, 1 2 3 4, ठीक है, तब जाके मेरा 3/4 1/4 होगा। ये पैरामीटर को मतलब अच्छे से यूज करने के लिए मुझे ये 4 इक्वल डिवीजन निकालना है। तो ए मेरा है 3/4, तो यहाँ से 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, दिस पॉइंट इज 3/4। सिमिलरली दिस पॉइंट इज ऑब्वियसली ये वो हो जाएगा 1/4 सी। मैं उल्टा किया कि सही किया, दिस 3/C, सी इस तरह से जाएगा, ए यहाँ से यहाँ आएगा, एवर रूल 3/4C 1/4, इस पॉइंट में बस। उस तरह से सारे पॉइंट आप निकाल सकते हो इजीली इन दोज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल मिनरल। तो इस तरह से प्लॉट किया गया, ठीक है, एसीएफ डायग्राम। तो एसीएफ डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बस विजुअलाइज करो कि फॉर्मूला केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या क्या है। जैसे सिलिमानाइट एलुसाइड कायनाइट, इसमें एल्यूमिनियम ही है, ये Al2SiO5, तो ये यहाँ पे CO नहीं है,
MgO नहीं है, FeO नहीं है, MnO नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये यहाँ पे आएगा। मॉस्कोबाइट, मॉस्कोबाइट का फॉर्मूला क्या है? KAl2LSi3O10OH2, राइट, क्योंकि ये फाइलोसिलिकेट्स 2:5। तो इसमें देखो, इसको मैं ऑक्साइड में निकालूंगा, क्या होगा? हाफ K2O, क्योंकि K मेरा 1 मोल है, हाफ K2O प्लस, कोई बोलो Al2O3 क्या लिखूंगा मैं? 3 एल्यूमिनियम है, वो फ्रैक्शन बोलो, whether it is 4/3 Al2O3, 2/3 Al2O3, 1/3 Al2O3। गाइस, अरे भूल होगा, भूल हो जाएगा तो कुछ नहीं, बोलो तो। मुझे 3 एल्यूमिनियम करना है, मेरे ऑक्साइड में 2 एल्यूमिनियम ऑलरेडी है। 2/2 यस, 3/2 Al2O3। देन SiO का मैं कर नहीं रहा हूँ, वो भी कर सकते, ठीक है, 3 SiO2 करोगे हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें A क्या है? मुझे हाँ, A का पैरामीटर में क्या था? Al2O3 प्लस Fe2O3 माइनस Na2O प्लस K2O। तो Al2O3 क्या है? 3/2, राइट। Fe2O3 कुछ है? नहीं है। Na2O, K2O 1/2 हाफ है ना। K2, C फॉर 0, F फॉर 0, तो ये क्या हो गया? 3/2 माइनस 1/2, दैट इज 2/2, दैट इज अगेन 1 हो गया। दूसरा 0 0 है, मतलब A पैरामीटर 1 है, C पैरामीटर 0 है, F पैरामीटर 0 है, तो दोनों को तो पता भी चल जा रहा है कि बस A के पॉइंट में ही मॉस्कोबाइट है मेरा। ये इम्पोर्टेंट मिनरल ACF, AKF, AFM में हमेशा याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट मिनरल मॉस्कोबाइट। दूसरा है क्लोराइट, तीसरा है या गार्नेट, ग्रोसुलराइट हो गया, एल्मेंडिन हो गया, पाइरोप हो गया, तीसरा है, चौथा है बायोटाइट। ये 3-4 से ही हम लोग का मेटामॉर्फिज्म खत्म हो जाता है। बाकी तो होते हैं, ठीक है, प्लाजियोक्लेज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ट्रैक करना बहुत मतलब मेटामॉर्फिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल। तो मॉस्कोबाइट देखना, यहाँ पे ACF डायग्राम में A अपेक्स में है, बायोटाइट यहाँ पे नीचे है। क्यों? बायोटाइट का फॉर्मूला क्या है? देख लो, ये मॉस्कोबाइट की तरह ही है, K Fe और Mg 3, क्यों 3, क्यों 2, फिर AlSi3 10। आपको पता होगा बायोटाइट इज ए ट्राई ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा? मॉस्कोबाइट इज ए डाई ऑक्टाहेड्रल माइक, है ना। ये फॉर्मूला, गार्नेट का फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, ठीक है, मॉस्कोबाइट का किस तरह से लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है। मॉस्कोबाइट इज ए डाई ऑक्टाहेड्रल माइक, इसकी ऑक्टाहेड्रल साइड देखो, ये है टेट्राहेड्रल साइड, दिस इज टेट्राहेड्रल साइड, मतलब 1 एल्यूमिनियम, चलिए में कोई भी फाइलोसिलिकेट, जैसे माइका हो गया, क्ले मिनरल हो गया, सबका SiO2 ऑक्सीजन रेशियो क्या है? 2:5, 2:5 या 4:10। यहाँ पे 4:10 है कि नहीं? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों को मिलाऊंगा तो 4, ऑक्सीजन है 10, क्योंकि यहाँ पे 1 सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल साइट में एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, 1 एल्यूमिनियम इन टेट्राहेड्रल साइट। सिमिलरली दिस इज ऑक्टाहेड्रल साइट्स, तो ऑक्टाहेड्रल साइट्स में 3 मतलब 3 डाईवैलेंट, दिस इज डाईवैलेंट, +2 3 डाईवैलेंट्स आयंस है, तो इसीलिए इसको ट्राई ऑक्टाहेड्रल, 3 divalent ions in octahedral sites, that's why biotite is called as a trioctahedral. Similarly,
मॉस्कोबाइट में देखोगे तो दिस इज टेट्राहेड्रल साइट्स, एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 3 सिलिकॉन 1 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन 3 सिलिकॉन 1 एल्यूमिनियम, दैट इज 4:10 हो गया, 2:5 रेशियो। तो दिस इज टेट्राहेड्रल साइट। ऑक्टाहेड्रल साइट में देखो यहाँ पे दो एल्यूमिनियम मीन्स 2 2 2 के लिए डाई, ऑक्टाहेड्रल दिस इज डाई ऑक्टाहेड्रल, दिस इज ट्राई ऑक्टाहेड्रल। चार्ज वाइज देखोगे तो इक्वल है, सेम है, ठीक है, चार्ज इज बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे डाई वैलेंट कैटायन, 3 Mg2 है और 3 Fe2 प्लस है, तो इसका चार्ज कितना है, +6 हो गया चार्ज। सिमिलरली 2 एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है, +3, तो 2 एल्यूमिनियम का चार्ज कितना हो गया, +6। तो चार्ज बैलेंस बिल्कुल है, चार्ज का कुछ इशू नहीं है। यस, ऑक्टाहेड्रल साइट में 2 आयन से, इसीलिए डाई ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल साइट में 3 आयन से, इसीलिए ट्राई ऑक्टाहेड्रल। ट्राई ऑक्टाहेड्रल इज ए बायोटाइट, डाई ऑक्टाहेड्रल इज ए मॉस्कोबाइट। ये कॉमन है, बहुत सारे डाई ऑक्टाहेड्रल ट्राई ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो बायोटाइट का क्या कर, प्लॉटिंग कर, रफली करें, ठीक है, थोड़ा ऑक्साइड वॉक्साइड नहीं निकाल, थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। के पैरामीटर है, FeMg है, एल्यूमिनियम है, 3 पैरामीटर। तो CO है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं सर, तो CO नहीं है, मतलब C यहाँ पे 0, C यहाँ पे 0 होगा इस लाइन पे, ये जो AF लाइन, दिस लाइन इज 0 और C, ठीक है। फिर देखेंगे कि FeMg और ये एल्यूमिनियम का रेशियो क्या है, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन करके मुझे कोई दिखाना, ठीक है, ग्रुप में थोड़ा सा ये इसका ऑक्साइड निकाल के किस तरह से नॉर्मलाइज करके ये पॉइंट में आ रहा है, थोड़ा सा दिखाना, ठीक है। ये बायोटाइट यहाँ पे जो आ रहा है इस पॉइंट में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम है। दिस इज फॉर बायोटाइट। बायोटाइट इस तरह से इतना बड़ा जगह क्यों ले रहा है? बाकी तो यहाँ पे सिलिमानाइट, कायनाइट, ये कैल्साइट, ओलास्टोनाइट, ग्रोसुलराइट, ये सब पॉइंट में आ रहे हैं, लेकिन वाई दिस इज लाइन और जोन इसीलिए है क्योंकि बायोटाइट जनरली सोज सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। बायोटाइट का Mg वेराइटी है, Fe वेराइटी है, ठीक है। Mg वेराइटी इज फ्लोगोपाइट, Fe वेराइटी इज अनाइट शायद। तो ये जो सॉलिड सॉल्यूशन की वजह से है, ठीक है, और डिफरेंट रेशियो का एल्यूमिनियम की वजह से बायोटाइट शोइंग समथिंग जोन। उस तरह से अल्मेंडिन की जो गार्नेट भी शो करता है सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे भी Ca Mg Fe के बीच में सॉलिड सॉल्यूशन है। हॉर्नब्लेंड में भी सॉलिड सॉल्यूशन है, इसीलिए ये हॉर्नब्लेंड इस तरह से ऊपर में गया है। सॉलिड सॉल्यूशन मीन हॉर्नब्लेंड का एक्चुअल कॉम्पोजिशन दैट इज वेरी क्लोज टू, मतलब ज़्यादा परसेंटेज CO और MgO है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम है, दैट्स व्हाई हियर पॉइंट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स एल्यूमिनियम। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। प्लाजियोक्लेज, प्लाजियोक्लेज का क्या फॉर्मूला है? सोडियम तो नहीं है यहाँ पे, कैल्शियम है, लेट्स से CaL2Si2O। तो यहाँ पे 1 CaO प्लस 1 2O3, ये 1 है, इसलिए बीच में कहीं है प्लाजियो। उस तरह से एपिडोट का निकाल सकते हो, जॉयसाइड का निकाल सकते हो, कैस्केड का निकाल, सबका निकाल सकते हो, राइट, क्योंकि बहुत ईजी। तो ये कॉम्पोजिशन अच्छे से देखना है, क्या क्या पैरामीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज FeO, दिस इज A फॉर Al2O3 Fe2O Na2O K2O, ये छोड़ो,
A for Al2O3, C for CaO, F for FeO, MgO, MnO। मुझे बोलो ये जो 3 पैरामीटर कौन सा एक रॉक है, ये 3 पैरामीटर तीनों ही मिलते हैं वहाँ पे, मतलब एल्यूमिनियम भी मिलेगा, CaO ही मिलेगा और FeO, MgO, MnO भी मिलेगा। कौन सी टाइप का रॉक है, वेदर इट इज़ ए फेल्सिक रॉक, माफिक रॉक, और वेदर इट इज़ ए सिलिका ऑन I think it is quartzo-feldspathic rock. क्वार्जो फेल्सपैथिक रॉक। नहीं, जनरली देखो FeMg कहाँ पे रहता है, बेसिक रॉक में रहता है ना ज़्यादा। कैल्शियम भी रहता है क्योंकि साइड हो सकता है, पेटाइट रहते हैं। FeMg कहाँ पे रहते हैं, लिबिन, पायरोक्सिन, मोस्टली FeMg रिच वो कहाँ पे मिलेगा, बेसिक रॉक। तो ACF डायग्राम इज मोस्ट सुइटेबल बेसिक रॉक। अगर आपकी प्रोटोलिथ बेसिक रॉक है, बेसिक रॉक से मैग्नेटिज्म हो रहा है, वो किस तरह से मिनरल उनकी चेंजेस होता है, किस तरह से शिफ्ट होता है, किस तरह से उनकी मिनरल केमिस्ट्री चेंज होता है, उसको प्लॉट करने की ACF डायग्राम इज वेरी मच यूजफुल। क्या मतलब ये नहीं है कि बाकी डायग्राम, बाकी रॉक्स को यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज, बट मोस्ट सुइटेबल फॉर द ACF डायग्राम, basics rock। ACF diagram is most suitable for the basics as compared to। क्यों आगे देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ, थोड़ा समझ लो। Although you will calculate plotting position of rocks and wide variety of, the diagram above shows the plotting position of some of the most, ठीक है, mineral plotting। okay? Note that alkali feldspar do not plot in the diagram। alkali feldspar यहाँ पे प्लॉट नहीं होता। alkali feldspar का फॉर्मूला क्या है, K L Psi3 कोइट, ठीक है। तो यहाँ पे K पैरामीटर तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं ACF में, कहाँ पे K पर नहीं, बस Al2O3 में माइनस है, तो Al2O3 और K2O में माइनस माइनस होकर ये यूज नहीं हो पाएगा, मतलब जीरो आएगा इसका भी। यहाँ पे अल्काली फेल्सपर यूज नहीं होते ACF डायग्राम। दैट मीन्स ACF डायग्राम मतलब क्या वो सोच रहे हैं, मतलब ये ACF डायग्राम क्यों K फेल्सपर को, K फेल्सपर से प्रोजेक्शन हुआ है, इस तरह से आ जा सकता है। तो ACF डायग्राम इज, तो ये जो प्रोजेक्शन सिस्टम है तो डिटेल में जाऊंगा। ये ACF डायग्राम, AKF डायग्राम, दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम समवेयर। मतलब देखो सारे जितनी भी ऑक्साइड्स है, SiO2, जितनी भी मिनरल्स है, लेट्स से वेरियस टाइप ऑफ मिनरल यू विल फाइंड इन अ मेटामॉर्फिक सीरीज, मेटामॉर्फिक असेंबली। लेट्स से असेंबलेज है, दूसरा है B, दूसरा है C, तीसरा है D। अगर मैं तीनों को ट्रैक करने की कोशिश करूंगा तो मैं किसको देखूंगा, जो मिनरल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसको देखूंगा, कि जो चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है एक टेम्परेचर प्रेशर में, एक यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, एक कुछ चेंज हो रहा है, उसको देखूंगा। ऑब्वियसली जो चेंज हो रहा है, जो मेटामॉर्फिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको देख के हमें डायग्राम बनाऊंगा, राइट। वो तो ए असेंबलेज में भी है, बी में है, सी में है, डी में है, एक है लेट से क्वार्ज है, क्वार्ज हमेशा रहता है। आप उसको देख के पता कर सकते हैं कि मैं वेदर आई एम इन ए बी असेंबलेज जोन और वेदर आई एम ए सी असेंबलेज जोन, क्योंकि असेंबलेज जोन मतलब ए असेंबलेज एक टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट रीजन को दिखाता है, राइट। ए असेंबलेज मतलब लेट से इसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 किलो। बी असेंबलेज मतलब ये है 400 डिग्री सेल्सियस, 2 किलोवाट, सी का 600, डी का 800। इसमें चारों में क्वार्ज है, तो आप क्वार्ज को देख के पता कर सकते हो कि वेदर आई एम ए जोन, वेदर आई एम इन ए और नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए क्वार्ज एंड के फेल्सपर आर मोस्ट इन मेटामॉर्फिक सीरीज, so they are sort of used like this।
हमेशा वो प्लस में इस तरह से लिखा जाता है ऊपर में। दैट मीन्स कभी कभी उसको मतलब मेटामॉर्फिक टर्म में आप यूज कर सकते हो कि दे आर दिस डायग्राम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम क्वार्ज एंड के फेल्सपर। ठीक है, ये इतना डिटेल में मत जाओ, बस ये याद रखना दीज आर वेरी कॉमन, तो लाइक ये ऊपर में बस प्लस करके लिखा जाता है। और एसीएफ डायग्राम में क्या है, बेसिक्स रॉक वेरी क्लोज टू एफ एंड सी, बेसिक रॉक वेरी क्लोज टू एफ एंड सी पर, उस तरह से ए में क्या होगा, पेलिटिक रॉक, पेलिटिक रॉक जनरली रीच इन एल्यूमिनियम, रीच इन रीच इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इन PMG, इसलिए उनको ए के आसपास रखा गया। कैलकारियस रॉक सी के आसपास है, बेसिक्स रॉक वेरी क्लोज टू FeM। तो द 3 सीडीओ कंपोनेंट आर कैलकुलेटेड ACF, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है उसका, P2O3 इज देयर, Y Na2O माइनस इज देयर, Y माइनस K2O इज देयर, ये सब लिखा गया है। ठीक है, इसको समझाने से पढ़ लोगे तो इसलिए आप यहाँ पे लिखा भी गया है कि जैसे बिकॉज ऑफ रेशियो ऑफ L2O3 टू Na2O और K2O फेल्सपर इज 1:1, जैसे मैंने वहाँ पे कैलकुलेट करा था L2O3 Na2O इन फेल्सपर क्या है, L2O3 बाई K2O इन ऑर्थोक्लेज में क्या है, 1:1 है, इसीलिए 1 मोल ऑफ Na2O 1 मोल ऑफ K2O इज सब्सट्रैक्टेड फॉर द फेल्सपर। ये पैरामीटर टोटली डेडिकेटेड टू फेल्सपर, ये समझ लो। फेल्सपर इज ए कॉमन मिनरल, दैट्स वाई दिस पैरामीटर इज टोटली डेडिकेटेड टू फेल्सपर। हम लोग फेल्सपर के बिना जितना एल्यूमिनियम है, उसके अलावा एक्सेप्ट एल्यूमिनियम जितना है, L2O3 ऑक्साइड जितना है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और ACF डायग्राम। उस तरह से CO में P2O5 जो है पैरामीटर 3.33 इंटू P2O5, दैट इज टोटली डेडिकेटेड फॉर इसके लिए पेटाइट की। पेटाइट इज ए वेरी वेरी कॉमन सीरीज मिनरल, माइनर मिनरल। ये एग्जाम्पल मैंने दिखाया था। ठीक है, मैंने 1-2 तो एग्जाम्पल कर दिया हूँ, इसके अलावा आप थोड़ा सा ये कोशिश करना है। ठीक है, डायग्राम है, मैंने एग्जाम्पल भी डाला है और उसका ये भी। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, थक गया मैं बोल। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है? ये अभी थोड़ा सा इसका ये ले लो, बट इसका एप्लीकेशन में जा रहा हूँ, एप्लीकेशन में। ठीक है, तब थोड़ा दिस वो तो पॉइंट में हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, तो केमोग्राफी प्रोजेक्शन का एक पॉइंट, लेट्स से दिस इज माय ट्रायंगुलर डायग्राम, फिर से XYZ में चला गया। XYZ आपने बोला कि ये पॉइंट मेरा XY है, दिस पॉइंट इज X2Z, दिस पॉइंट इज XYZ, let's say this is my one assemblage where these line are mostly these are tie line मतलब, तो ये जो tie line है ये ब्लू में मार्क, ब्लू में मार्क this tile, this is one tile, this is another, this is another। ठीक है, तो ये tie line क्या implies कर रहा है, this means along this line you have two mineral assembly, one is another one is X, means कहीं पे भी आप जाओ, ये पॉइंट में जाओ, इस लाइन में ऑन द लाइन कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको क्या क्या कंपोजिशन मिलेगा इन टर्म ऑफ Y एंड XYZ में। लेट्स से दिस इज K, मैं लिख सकता हूँ K इज इक्वल Y प्लस XYZ, दिस पॉइंट इज K। अगर इस टाई लाइन के ऊपर मेरा K है
दैट मीन्स k इज इक्वल टू y प्लस एक्स वाई एक्स, दिस इज y एक्स वाई जेड। ठीक है, टाई लाइन यही दिखाता है। टाई लाइन में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर हाउ मेनी मिनरल असेंबलीज, हाउ मेनी मिनरल आर इक्विलिब्रियम टू वन अनदर, दैट इज शोन बाय ए टाई लाइन। ये टाई लाइन में, लेट्स से दिस इज माय टाई लाइन, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर यू हैव y and xyz on this tie line, और एक let's say this is at a temperature T1 at a pressure P। ठीक है, लेट्स अगर x a है, y c है, z f है, then this is a SCF डायग्राम। लेट्स से मैंने क्या किया, मैं टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम चेंज, क्योंकि मेटामॉर्फिज्म में, मेटामॉर्फिज्म मतलब क्या है, यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर, तो मैंने टेम्परेचर चेंज किया, इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया एंड टाइम भी इंक्रीज किया, पीटीटी। तो ये क्या होगा, ये टाई लाइन, जो टाई लाइन अभी y एंड xyz में था, दिस टाई लाइन कैन चेंज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म यू विल फाइंड न्यू मिनरल असेंबली, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, केमिस्ट्री चेंज होता है, इस तरह की रिएक्शन होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं ये एचसीएफ डायग्राम व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टाइम। तो लेट्स से सेकेंड डायग्राम विल this is it, this is x here, this is again x to z, my composition will remain same, ball composition change नहीं होगा। let's say I am here, मैं अगर थोड़ा सा एग्जांपल दूं, my ball composition is let's say here, this one, this is my ball composition, let's say I have another type, it is this one, लेट्स से मैंने एक पॉइंट लिया दिस वन, यहाँ पे है एक्स वाई, यहाँ पे है एक्स वाई जेड, यहाँ पे है एक्स टू जेड। ठीक है, मैंने उसकी तीनों ट्रायंगल के बीच में ये तीन टाई लाइन है, एक टाई लाइन एक्स टू जेड एक्स वाई, दूसरी टाई लाइन एक्स वाई जेड, तीसरी टाई लाइन एक्स टू जेड। इस तीनों की ट्रायंगल टाई लाइन के बीच में मैंने एक पॉइंट लिया, लेट्स से दिस इज के। तो मैं लिख सकता हूँ इसके लिए कि k इज इक्वल टू, क्योंकि तीनों के अंदर मैं तो अभी एक टाई लाइन का नहीं लिख सकता कि एक्स वाई एक्स टू जेड, एक्स वाई प्लस एक्स टू जेड लिख नहीं सकता। मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, एक्स वाई प्लस एक्स टू जेड प्लस एक्स वाई, तीनों को मिला दूंगा। मतलब जब एक्स टू जेड इंक्रीज होगा तो मैं यहाँ कहीं आऊँगा, जब एक्स वाई इंक्रीज होगा तो मैं यहाँ कहीं आऊँगा, और एक्स वाई जेड जब इंक्रीज करूँगा तो मैं अंदर कहीं में आऊँगा। तो बीच में कहीं पॉइंट है, दैट मीन्स आई हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एक्स टू जेड एक्स वाई जेड। जिस तरह से आप करते थे, यहाँ पे एक्स लेते थे, यहाँ वाई, यहाँ पे जेड, ये बीच वाला पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड, उस तरह से यहाँ पे भी है, ए इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स टू जेड प्लस, ठीक है ओके। तो मेरा बॉल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस पॉइंट विल बी रिमेन दिस पॉइंट, बट my tie line will change, means my mineral assemblage will change। ball composition जो रॉक मैंने दिया था इधर, ग्रेनाइट सल्ट जो भी है, उसकी बॉल कंपोजिशन जो 30% SiO2, 45% SiO2, दिस परसेंट Al2, दिस पॉइंट OPX CPX जो भी है, वो कंपोजिशन चेंज हो सकती है, बट बॉल कंपोजिशन नहीं चेंज होगा। तो मेरा बॉल कंपोजिशन वही होगा, लेकिन टाई लाइन शिफ्ट हो सकता है। लेट्स से आई हैव, मतलब थोड़ा डिफरेंट टाई लाइन बना, लेट्स से दिस इज एक्स वाई जेड, मैं एक दूसरी टाई लाइन, तो यहाँ पे मेरा असेंबलेज क्या है, इसको कहते हैं असेंबलेज। आप ये टाई लाइन, ये ट्रायंगुलर, ये एचसीएफ डायग्राम से आप असेंबलेज निकालते हो, फिर असेंबलेज से आप मिनरल ट्रेसिंग करते हो कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो लेट्स से दिस इज माय बॉल कंपोजिशन, व्हाट विल बी माय असेंबलेज, तीनों पॉइंट निकालो, ये तीन, क्या होगा, माय असेंबलेज विल बी
वाई प्लस एक्स वाई जेड, ये पॉइंट, इस पॉइंट प्लस ये 3 पॉइंट होगा, ये 3 मिनरल। मतलब मैं अगर इसी को एक एक मिनरल लूँ, जैसे वाई में एचसीएफ डायग्राम में क्या था, वाई पे कैल्साइट, एक्स वाई जेड में क्या है, अंदर में बीच में कहीं नहीं है, पंपेलाइट लेट्स। एक्स के लिए क्या है, एक्स एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ग्रेनाइट्स, सिलिमानाइट कुछ। तो इस तरह से असेंबलेज चेंज होता है व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, प्रेशर, और व्हेन यू इंक्रीज द ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ये लो ग्रेड में इस तरह से असेंबलेज, let's say this one is my SCF diagram for low grade metamorphism. When you increase the metamorphism from low grade to high grade, your assemblage will change, your according to that your tie line will shift and your ball composition will remain same, but your triangular diagram will be changed. या high, समझ में आया ये? देखो ये पहले क्लास में बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे इसके ऊपर, थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये ईजी हो जाएगा। मतलब ये मैंने क्यों किया मैं दिखाता हूँ। लेट्स से दिस, आपने सब सुना होगा ग्रीन सिस्ट फेसिस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, एम्फिबोलाइट फेसिस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ग्रानुलाइट फेसिस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ब्लू सिस्ट फेसिस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, ये एचसीएफ डायग्राम है। सी दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज एफ। आपने बोला वो डायग्राम को देखना, दिस एचसीएफ डायग्राम इज, देखो सी दिस बेसिक्स रॉक इज वेरी क्लोज टू एफ कॉर्नर, वेरी फार फ्रॉम द एसी लाइन। मैं वहीं पोजीशन में जाऊंगा क्योंकि मेरा बेसिक्स रॉक वहीं पे लाई कर रहा है, मतलब बेसिक्स रॉक का जो बॉल कंपोजिशन है वहीं पे लाई कर रहा है। लेट्स से दिस वन इज माय बेसिक्स रॉक, दिस वन, दिस। तो मैं अभी ट्रैक करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या मिनरल असेंबलेज मेरे पास हो सकता है। लेट्स सी इफ दिस इज माय बॉल कंपोजिशन, ठीक है। लेट्स सी अगर ये ट्रायंगल के अंदर है, लेट्स सी दिस वन इज माय ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल बी इज इनसाइड दिस ट्रायंगल, तो मेरा असेंबलेज क्या होगा, एपिडोट प्लस एक्टिनोलाइट प्लस क्लोराइड, राइट, 3 होगा, एपिडोट प्लस एक्टिनोलाइट प्लस क्लोराइड। इज देयर एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ओके। सिमिलरली वही बॉल कॉम्पोजिशन रहेगा, लेकिन मैं ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इंक्रीज कर रहा हूँ, मीन्स मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ और टाइम भी दे रहा हूँ। तो उसके वजह से क्या होगा, ग्रीन सिस्ट फेसिस विल चेंज इनटू अनदर फेसिस असेंबलेज, अनदर फेसिस एम्फिबोलाइट फेसिस। तो इसमें क्या है, वही बॉल कॉम्पोजिशन है। देखो मिनरल क्या है, यहाँ पे है प्लाजियोक्लेज, ये एक पॉइंट, ये ट्रायंगल को बोलना, दिस ट्रायंगल। तो ये क्या है, प्लाजियोक्लेज प्लस हॉर्नब्लेंड प्लस गार्नेट, राइट, ये है 3। सिमिलरली अगर और इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लाजियोक्लेज, कोई बोलो, खुद से बोलो, यहाँ पे न्यू असेंबलीज विल बी फॉर दिस बॉल कंपोजिशन, फॉर दिस ट्रायंगल, OPX एंड गार्नेट, OPX प्लस गार्नेट और एक प्लाजियोक्लेज। यस, गौर से देखो, प्लाजियोक्लेज प्लस OPX प्लस गार्नेट। ग्रानुलाइट फेसिस हम लोग पहुंच गए, ठीक है। ग्रानुलाइट फेसिस में क्या होता है, अपीयर होता है OPX, इससे पहले OPX नहीं था। देखो प्लाजियोक्लेज है, हॉर्नब्लेंड है, हॉर्नब्लेंड इज द very characteristics mineral of amphibolite facies. OPX is the very characteristics mineral of granulite facies, right, for the basics rock. Similarly blue cyst में क्या है, let's say this is my ball compound, blue cyst में lawsonite, this one is lawsonite, this is glaucophane, glaucophane is the OPX, OPX is fuel, yeah, fuel. और उसके साथ क्लोराइड नहीं तो गार, तीनों रहेंगे।
एक है लॉसोनाइट, दूसरा है ग्लोकोफेन, तीसरा है गार्नेट। ब्लू सिस्ट फेसिस का क्या दिस डिफाइन द मिनरल असेंबलीज ऑफ मेटामॉर्फिक फेसिस फॉर माफिक रॉक की मेटामॉर्फिक मिनरल असेंबली। पेलिटिक के लिए चेंज हो जाएगा, कैल्सियस के लिए चेंज हो जाएगा, सबके लिए चेंज हो जाएगा, राइट। अल्ट्रामाफिक के लिए भी चेंज हो जाएगा। सी दिस ग्रीन सिस्ट फेसिस का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल क्या कहते हैं? ग्रीन सिस्ट फेसिस क्यों कहते हैं? ग्रीन कलर अपीयरेंस, लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, ग्रीन स्टोन बेल्ट ऑफ धरवार सिंहभूम, कितना बोलते हैं। क्या क्या मिनरल होते हैं जनरली? क्लोराइट, अल्वाइट, एपिडोट, उसके साथ क्वार्ज प्लस माइनस एक्टिनोलाइट भी है। क्योंकि सी दिस ACF डायग्राम इज नॉट वेरी एक्यूरेट फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेसिंग। ऑल काइंड ऑफ ट्रेसिंग के लिए एक्यूरेट नहीं है, बट येस इट कैन डिपिक्ट योर मतलब जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से आप ये कंसिडर कर सकते हो। ACF हमेशा हर कंपोजिशन को निकालने की कोशिश करोगे तो दिस ACF इज नॉट दैट मच सुटेबल, ठीक है। ACF में सारे कंपोनेंट तो हम लोग ड्रॉ KFLs पर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। जो FEMG मिनरल है हम लोग उसको एक साथ मिल के ले रहे हैं, राइट। ये हम F जो पैरामीटर था उसमें FeO, MgO, MnO सबको ले रहे हैं, तो हमको अच्छे से पता नहीं चलेगा कि वेदर इट इज जो मिनरल FeO रीच होगा, जो मिनरल MgO रीच होगा, हम लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, क्योंकि यही कर्नर में आ जाएगा सब कुछ यही कर्नर में आ जाएगा FEMG मिनरल, क्योंकि F में सारे पैरामीटर हम लोग मिक्स कर दिए हैं, राइट। दिस इज वन डिमेरिट फॉर द ACF डायग्राम कि वी कांट डिस्टिंग्विश सेपरेट FEMG मिनरल्स। एम्फीबोलाइट में कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मिनरल है वो हॉर्नब्लेंड है। ग्रानुलाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल है ऑर्थोपाइरोजेन। सी दिस मैंने हॉर्नब्लेंड में क्या लिखा था यहाँ पे? प्लाजियोक्लेज, हॉर्नब्लेंड, गार्नेट, प्लाजियोक्लेज, हॉर्नब्लेंड, गार्नेट। उस तरह से ग्रानुलाइट फेसिस में OPX हाइपरस्थीन अपीयर होता है ना। व्हेनेवर हाइपरस्थीन विल अपीयर दैट मीन्स यू आर इन ए ग्रानुलाइट फेसिस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। उस तरह से ही जो ब्लू सिस्ट है, ब्लू सिस्ट में क्या है? लॉसोनाइट, ग्लोकोफेन। देयर इज टू ब्लू सिस्ट में लॉसोनाइट और एपिडोट और ग्लोकोफेन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल फॉर द बेसिक्स रॉक। उस तरह से इक्लोगाइट में क्या है? इक्लोगाइट में हम लोग इसका दिखते हैं, दिस वन इज फॉर द इक्लोगाइट फेसिस ऑफ ACF डायग्राम फॉर इक्लोगाइट फेसिस। तो इसका कॉम्पोजिशन निकालूंगा तो कौन सा ट्राइंगल लूंगा? ये ट्राइंगल is very easy to determine the mineral assemblies, not for the reaction. रिएक्शन के लिए आपको लाइन, टाई लाइन ये सब देखना है, फ्लिप लाइन ये सब देखना है, तो ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। लेकिन असेंबलेज के लिए आप ट्रायंगल को देख सकते हो, बिकॉज जो भी असेंबलेज है अगर मैं अंदर में कहीं पे भी ले रहा हूँ दैट मीन्स मेरा ये XYZ तो है ही है। येस ऑफ कोर्स कि X का रेशियो अलग होगा, Y का परसेंटेज अलग होगा, Z का अलग परसेंटेज होगा। जो यहाँ पे होगा वो वेरी क्लोज टू X है तो X का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, जो Y के पास है वो Y का परसेंटेज ज़्यादा होगा। बट देयर विल बी XYZ तीनों ट्रायंगल के लिए। मैं इसीलिए ट्रायंगल इज़ वेरी यूजफुल फॉर द असेंबली। तो देखो ये इसका असेंबली निकालूंगा तो क्या होगा? कायनाइट, यहाँ पे कायनाइट है, दिस इज ओम्फासाइट, ओम्फासाइट इज अ CPA, ओम्फासाइट प्लस गार्नेट। गार्नेट मीन्स यहाँ पे पायरोप गार्नेट मिलता है, ठीक है। देयर इज अ टू टाइप ऑफ बेसिकली थ्री मेजर टाइप ऑफ गार्नेट इज देयर ना, पायरोप, एल्मेंडिन, ग्रोसुलराइट। एल्मेंडिन जनरली हाई ग्रेड में मिलते हैं। जो यहाँ पे जो गार्नेट की बात कर रहे हैं हम लोग, बायोटाइट जो ग्रानुलाइट फेसिस में जो गार्नेट की बात कर रहे हैं, एम्फीबोलाइट की जो गार्नेट की बात, they are mostly almandine, Fe rich, but this garnet is mostly Mg rich. This is pyrope, red color. So this is pyrope garnet and ophasite pyrope. Garnet is a very good example of, in metamorphism garnet is very useful to determine geothermobarometry. जो जियोथर्मोबारोमेट्री हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमाइन द, देखो कोई भी रिएक्शन X चेंज इनटू Y प्लस Z, तो ये रिएक्शन होने के लिए पर्टिकुलर टाइम, टेम्परेचर ये सब चाहिए। तो
इस तरह से कोई कुछ रिएक्शन है जो वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, इफ दिस रिएक्शन इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर मीन्स ये 300 डिग्री सेल्सियस में होता ही होता है, 301 में नहीं होगा, या 250 में, 310 में, ये नहीं होगा, ओनली इन 300 डिग्री सेल्सियस दिस रिएक्शन विल बी ऑकर. So this reaction might be a good thermometer if it is a geological purposes, if it is used in geological purposes is जो thermometer. Similarly कोई एक रिएक्शन जो प्रेशर का बहुत सेंसिटिव है मीन्स at a particular pressure it will occur and occur, then it will be very good geobarometer. तो ये गार्नेट ना, this will be a very good geobarometer, क्योंकि हाई प्रेशर में ये थोड़ा अलग कंपोजिशन हो जाता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, मतलब हाई प्रेशर में अलग कंपोजिशन, हाई टेम्परेचर में अलग. तो गार्नेट CPX ये सब है गुड थर्मोमीटर, ये पढ़ेंगे बाद में, बट मैंने थोड़ा सा याद आ गया बोल दिया. ओके गाइस, तो ये इस तरह से यूज होता है SCF डायग्राम फॉर डिपिक्टिंग और डिलिनिएटिंग दोज मेटामॉर्फिक रिएक्शन फॉर डिफरेंट रॉक्स, बेसिक रॉक, माफिक रॉक, पेलिटिक रॉक. ठीक है, SCF डायग्राम इज वेरी यूजफुल फॉर द माफिक रॉक. AKF में क्या है, उस तरह से सेम पैरामीटर है. ठीक है, ज़्यादा क्लास नहीं लेते हैं, 1 घंटा हो गया है शायद, नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे कल. बट AKF में क्या है, वही पैरामीटर है. ठीक है, थोड़ा सा ऐड है यहाँ पे, CA वही ऐड हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लाजियोक्लेज को भी इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ पे ऑर्थोक्लेज को इग्नोर कर रहे थे, इसमें ऑर्थोक्लेज प्लाजियोक्लेज सबको इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, फिर K में K2O लेते हैं, F में FeO MgO, इस तरह से लेते हैं. तो SCF डायग्राम में हम लोग देखें कि यहाँ पे बासाल्ट का मतलब बेसिक्स रॉक का वॉल कंपोजिशन रहता है, यहाँ पे ग्रे क्वार्जोफेल्सपैथिक, यहाँ पे पेलिटिक, यहाँ पे काल्क सिलिकेट. ठीक है, तो मेटाबास यही बासाल्ट मतलब बेसिक्स रॉक, यहाँ पे अल्ट्रा बेसिक्स रॉक. उस तरह से AKF में भी यूज होते हैं, उस तरह से भी उसका डिफरेंट कॉर्नर में डिफरेंट और बॉल कंपोजिशन लाई करता है. जैसे वेरी क्लोज टू AF यू विल फाइंड मेटापिलाइट्स मीन्स मेटामॉर्फिज्म ऑफ पेलिटिक्स असेंबली, ग्रानिटॉइड, ग्रेवेक्स. तो मोस्टली AKF में ये जो K पैरामीटर एक ऐड हुआ ना, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर पेलिटिक रॉक और ग्रानिटॉइड्स. ग्रानिटॉइड का मेटामॉर्फिज्म ट्रैक करने के लिए दिस कैन बी वेरी यूजफुल. सेम है दोनों. देखो ACF में A कॉर्नर, दिस इज ACF, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज F. तो AF तो दोनों में सेम है, AF तो दोनों में सेम है. तो देखना ये जो मिनरल है पूरा, ये भी वही सेम मिनरल. ठीक है, देखो सिलिमानाइड मोस्टली, बस थोड़ा सा ये मॉस्कोबाइट जो पहले यहाँ पे था, यहाँ आ गया मॉस्कोबाइट, क्योंकि वहाँ पे K कंपोनेंट आ गया है K2O में. K2O में K कंपोनेंट आ गया, K में K2O कंपोनेंट आ गया है, K2O ऑक्साइड, इसीलिए एल्यूमिनियम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, नहीं तो यहाँ पे होता. K की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया मॉस्कोबाइट यहाँ पे, नहीं तो सारे सेम है. देखो स्टोरोलाइट यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, कॉडराइट यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है कॉडराइट, क्लोराइट, क्लोरिटॉइड, क्लोराइट, अल्मेंडिन पायरोप, बायोटाइट मॉस्कोबाइट में दोनों में K है. ठीक है, बायोटाइट में भी मैंने लिखा था, क्या लिखा था, K FeMg3 Al Si3O10, इस तरह से लिखा था मैं. और मॉस्कोबाइट में भी K Al2 Al Si3O10 इस तरह से लिखा था, राइट. तो दोनों में K है, लेकिन SCF डायग्राम में K का यूज नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए एक कॉर्नर में आ रहा था बायोटाइट. यहाँ पे देखो बायोटाइट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है K की वजह से, क्योंकि K बढ़ रहा है यहाँ पे. अब इस पॉइंट से इस तरीके इस मतलब टूवर्ड्स K की ओर जाओगे तो योर K परसेंटेज विल इंक्रीज. तो थोड़ा सा चेंज है, बट दिस इज वेरी सिमिलर टू SCF डायग्राम. और दोनों में डिमेरिट क्या है, दोनों में डिमेरिट इज दिस कि यू आर टेकिंग FeO MgO MnO टुगेदर, दिस इज वन डिमेरिट.
अनदर डिमेरिट, बहुत सारे डिमेरिट है इसके, ठीक है। इसीलिए तो सेपरेट सेपरेट किया गया है, ताकि फॉर बेसिक रॉक यू विल यूज एसीएफ डायग्राम, फॉर पेलिटिक रॉक यू विल यूज आइदर AKF और AKFM। पेलिटिक रॉक के लिए दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये डिमेरिट है। आप मतलब आप बोल नहीं सकते कि देखो FEMG ये कंपोनेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बावेंस रिएक्शन सीरीज पता है। व्हेन एवर योर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट्स, योर फर्स्ट कंपोनेंट विल बी MG रिच और FE रिच। कोई बताओ, जो भी पहले मैग्मा क्रिस्टलाइज हुआ, लेट्स से बासाल्टिक मैग्मा, व्हेन इट क्रिस्टलाइजेस इट विल फॉर्म फर्स्ट ओलिविन देन पायरोक्सिन, इस तरह से सीक्वेंस है इस कंटिन्यूस रिएक्शन से। तो जो ओलिविन फॉर्म होता है पहले, वेदर इट इज FE रिच और MG रिच और CA रिच, MG rich. MG रिच, then it will become progressively MG poor and enriched with FE rich, right? धीरे धीरे FE rich होता है, पहले MG rich होता है, तब ऑस्टेराइट, देन फाइलाइट आता है क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस में। ऑस्टेराइट will generally it has a higher crystallization temperature as compared to phyllite. So fosterite is mostly MG rich, phyllite is FE rich. So MG rich and then FE rich, ये तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बोल रहा हूँ। अगर मैं मेटामॉर्फिज्म कर रहा हूँ, दैट मीन्स यू आर गोइंग रिवर्स, यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नॉट यू। वहाँ पे क्या कर रहे थे क्रिस्टलाइजेशन में, यू आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यू आर डूइंग कूलिंग, बट यहाँ पे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेटामॉर्फिज्म कर रहा हूँ। दैट मीन्स योर FE component will generally decrease and your MG component will increase as you increase the grade of metamorphism, as you increase the grade of metamorphism, or if you increase the temperature pressure। यही मतलब AFM डायग्राम का यूज है। दिखाता हूँ मैं ये क्यों बोला मैंने।